हेलो दोस्तों, मैं साई सुमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी जोन पर। तो हम लोग मूल विधि पढ़ रहे हैं। मूल विधि भी भाग 8 है। इससे पहले हम लोग 7 पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग वाद पढ़ चुके हैं, आपका जनरल याचिका पढ़ चुके हैं और आपका आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, मतलब ये इनकी क्यों जरूरत पड़ी, क्यों आए नए कानून, पुराने कानून क्या थे और इन कानूनों में क्या क्या है। और बीएसए जो हमारा है, सॉरी बीएनएस जो हमारा है, बीएनएस में जो हमारी आईपीसी थी उसकी जगह बीएनएस जो आया है, इसमें ऐसे क्या नए प्रावधान जोड़े गए हैं या क्या नए प्रावधान हटाए गए हैं, उसकी जानकारी हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे मूल विधि के भाग 8 में भारतीय न्याय संहिता। इसके जो हम लोग धाराओं के बारे में बात करेंगे, धाराएं हम वही पढ़ेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ना केवल आपके एग्जाम के लिए बल्कि आपके मतलब लाइफ के लिए भी चीजें जो है, ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोनों माध्यम से, एक तो आपके उसके लिए परीक्षा के हिसाब से दृष्टिकोण से, सेकंड क्या है कि आपके जीवन के दृष्टिकोण से, निजी जीवन के बारे में आपको इन संबंध में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा क्राइम, कौन सा कृत्य अपराध है, कौन सा कृत्य अपराध नहीं, या हमें क्या संरक्षण मिला है इन चीजों के खिलाफ, तो उसके संबंध में आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, इसमें हम लोग अध्याय वाइज पढ़ते हुए चलेंगे। इससे फायदा ये रहेगा अध्याय वाइज पढ़ने से कि इन केस अगर कोई धारा में याद नहीं रहती है और हमें ये पता है कि ये क्राइम इस अध्याय में है, तो उसकी एक लिमिट होती थी, इससे लेकर इसके बीच का ही कोई धारा होगी। तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, ऑप्शन रिड्यूस कर सकते हैं, 4 में से कोई 2 ऑप्शन बचेंगे या हो सकता है एक ही केवल तुम्हें मिले उनके बीच का ऑप्शन। तो हम लोग अध्याय वाइज पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए, पहले से समझते हैं कितने अध्याय टोटल। देखिए, इसमें टोटल 22 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 22 अध्याय हैं, सॉरी 20 अध्याय हैं, 20 अध्याय हैं। ठीक है, कितने अध्याय हैं? 20 अध्याय हैं। हम लोग करके समझते चलेंगे। अब इसका देखिए, अधिनियम नंबर आप लोग याद रखिए 45 है। एक्ट नंबर कितना है इसका? 45 है। किसका? बीएनएस का 45 है, बीएनएसएस का 46 है और बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का क्या है? 47 है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम लोग अध्याय पहले की बात करते हैं। अध्याय प्रथम, अध्याय फर्स्ट। देखिए, अध्याय फर्स्ट जो है इसमें क्या है? प्रारंभिक। प्रारंभिक, इसमें धारा 1 से लेकर 3 तक है। देखिए, जो ये वाला होगा आपका प्रथम अध्याय होगा। किसी भी अधिनियम को आप जब पढ़ेंगे उसमें पहली जो धारा होती है, धारा पहली और धारा दूसरी, धारा पहली, धारा दूसरी। धारा पहली हमेशा, मैंने जितने भी बताए, जितने भी अधिनियम पढ़ोगे, कोई भी अधिनियम पढ़ोगे, उसमें धारा अगर पहली आपसे पूछ दे, सभी अधिनियमों के लिए कॉमन है। धारा पहली में क्या है? उसका एक तो नाम होगा, विस्तृत नाम। उसका पूरा क्या नाम है? इसका पूरा नाम क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, सॉरी बीएसए है, जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता 2023, इसका पूरा नाम हो गया। ठीक है, इसका कब से लागू होगा? तो मैंने कहा कब से लागू हुआ है? 1 जुलाई 2024 से ये लागू हुआ है। ठीक है, कब अधिनियमित हुआ ये आपको जानकारी इसमें देंगे। तो अधिनियमित कब हुआ ये आपका? ये अधिनियमित हुआ जाके 25 दिसंबर 2023 में, इसीलिए इसे 2023 कानून कहा जाता है। कोई भी अधिनियम जिस साल उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं वो उसी में वही ईयर्स लिख के आता है। लागू किस ईयर से हुआ उससे मतलब नहीं है, उसमें किस कौन सा ईयर्स पड़ा हुआ है, कब वो अधिनियम पारित हुआ है, इससे मतलब होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं इसके। देखिए, ये हो गया आपका प्रारंभिक। प्रारंभिक में धारा 1 से 3 तक है। ठीक है, धारा 1 में क्या है आपका? मैंने बताया विस्तृत नाम। धारा 1 में विस्तृत नाम। ठीक है, लागू होना, प्रवृत्त होना, और मतलब वो क्षेत्र होता है जहां लागू होगा, वो क्षेत्र पूरा इसमें मतलब एक्सप्लेन किया जाता है। तो धारा 1 जो मैं बता रहा हूँ ये सबके लिए कॉमन है, चाहे आपका बीएनएस हो, चाहे आपका बीएसए हो, चाहे आपका बीएनएसएस हो, या अन्य कोई भी धारा हो, सब में क्या होता है? धारा 1 में यही चीजें होती हैं आपकी। ठीक है, तो आपको धारा 1 याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब धारा 2 की बात करते हैं। मैंने बताया धारा 2 में अधिकतर, ये मान लो सारे ही कानूनों में लगभग जो है आपकी धारा 2 में क्या है? परिभाषाएं हैं। सिर्फ एक कानून छोड़ के,
एक को छोड़ के मैंने आपको बताया था कौन सा छोड़ के, घरेलू हिंसा अधिनियम के धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा दी है, ठीक है, 2 में परिभाषा नहीं दी है घरेलू हिंसा की, तो उसको छोड़ के बाकी सभी में क्या है परिभाषाएं कितने हैं, धारा 2 में है, मूल परिभाषाएं जो है उसकी धारा 2 में है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं धारा 2 में कौन कौन सी परिभाषाएं दी है, देखिए कर समझिए। धारा 2 की सब टाइटल 3, ठीक है, धारा 2 टाइटल 4, धारा 2 टाइटल 4 के बाद आता है कि 24, 28, 36, 37। हम वही धाराएं पढ़ेंगे इसमें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही हम पढ़ेंगे, इसके अलावा और नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर बहुत सारी धाराएं पढ़ेंगे तो इतनी धाराएं हो जाएंगी। आप ये मान लीजिए 1 से लेकर 37 तक तो यही है, और ज्यादा 39, 39 तक है, तो आप इतनी मतलब तैयार नहीं कर सकते हैं। आपके लिए जो एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है जो मैंने पढ़ी थी वही धाराएं आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, और कैसे मैं पढ़ता हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये लॉन्ग टाइम तक याद रह सकती हैं, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे देखिए धारा 3 में क्या है, बालक है, किसको परिभाषित किया गया, बालक, 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति, कम आयु का कोई पुरुष या नर, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, बालक। बालक कितने अक्षरों से बना हुआ, 3 से, तो धारा 3 में क्या होगा, बालक, ये याद करने का तरीका होता है। धारा 4 में क्या है, कपट पूर्वक, कपट पूर्वक, कपट पूर्वक तो आप लोग जान ही रहे होंगे, कपट पूर्वक मतलब कोई वस्तु आप कपट पूर्वक ले किसी से, ठीक है, यानी कि वो आपकी ना हो, आपका उस पर अधिकार ना हो, बट आप क्या है उसे छलावा द्वारा आप जो है उस वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं, तो कपट पूर्वक। देखिए कपट पूर्वक हम लोग क्या कहते हैं अपने क्षेत्रीय भाषा क्या कहते हैं, फोर्जरी, ठीक है, तो फोर्जरी, फोर्जरी, तो फोर का मतलब 4, तो धारा 4 में क्या होगा, कपट पूर्वक, याद हो गया आपको, धारा 4 में किसको परिभाषित किया गया, कपट पूर्वक को, कैसे, फोर्जरी, 4 मतलब 4, तो क्या होगा कपट पूर्वक समझ में आ गया आपको। धारा 21 में देखो, धारा 21 में जंगम संपत्ति, जंगम संपत्ति, इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे, जंगम संपत्ति का मतलब वो संपत्ति है जो अचल जिसे कहते हैं, जो चल ना सके, जैसे तुम्हारा मकान हो गया, पेड़ हो गया, ऐसी वस्तुएं जो एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ना ले जाई जा सके, ठीक है, तो इसमें जंगम संपत्ति आएगी जो चल ना सके, जैसे आपका क्या हो गया, ये हो गया क्या कहते हैं, आपका मकान हो गया, आपका जो है दुकान हो गई, या मान लीजिए आपका पेड़ हो गया, या मान लीजिए सड़क हो गई, प्लाट हो गया, खेत हो गया, ये क्या हो गए, जंगम संपत्ति हो गई। अब देखिए जंगम संपत्ति क्या है, अब जो चीज मतलब कुल मिला के हटाई ना जा सके। अब 21 से याद रखो, जैसे तुम 21 वर्ष के हो जाओगे तुम यूपीएसआई का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, यानी तुमको अब हटा नहीं सकता है कोई, ठीक है, तो 21 से कैसे याद रखोगे, जंगम संपत्ति मतलब 21 वर्ष के हो गए तो आप क्या हो गया, एलिजिबल हो गए हो, अब कोई आपको हटा नहीं सकता अगर आप बाकी क्राइटेरिया फॉलो करते हो तो ऐसे ही जंगम संपत्ति 21 में है, ठीक है, तो क्या होगा 21 में जंगम संपत्ति, कैसे याद रखोगे 21 वर्ष से। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं 24 में, देखो क्या है, 24 में बात की गई है अपराध की, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे आप लोग याद रखोगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक चीजें याद रहती हैं। ये मान लीजिए आप एक बार पढ़ोगे चीजों को, रिलेट करके पढ़ोगे चीजों को, अपने आप से रिलेट करके पढ़ोगे, एग्जाम्पल अपने बनाओगे और उनपे कुछ थोड़ी ट्रिक अपनी अपनाओगे तो वो चीजें आपको क्या है बहुत समय तक जो है याद रहती हैं, आप भूलते नहीं है। अब देखिए धारा 24 की बात, धारा 224 की बात करता हूँ, तो इसमें क्या अपराध को परिभाषित किया गया। अब ये बताना जरा बीएनएस कब लागू हुआ, बीएनएस कब लागू हुआ, बीएनएस 2024 में लागू हुआ, वो भी कब, मिड में यानी मध्य में, मध्य क्या 1 जुलाई को लागू हुआ, 1 जुलाई बताना जरा, बीचों बीच है। तो जब 2024 में बीएनएस लागू हुआ यानी कि 2024 में हम मान सकते हैं अपराध ज्यादा हो रहे थे, ठीक है, तो इसलिए बीएनएस लागू करने की जरूरत पड़ी, तो 24 का मतलब अपराध हो गया, ठीक है, समझ में आ गया आपको ये चीजें।
अब हम लोग बात करें, दो चीजें इससे क्लियर होगी। एक तो बीएनएस कब लागू हुआ, 24 मध्य में 1 जुलाई को, ठीक है। दूसरा 24 में किसको परिभाषित किया गया, अपराध को। अब देखिए 28 में क्या है, 28 में लोक सेवक की परिभाषा है, किसकी, लोक सेवक की। अब ये क्या बोला है, इसको हम समझते हैं। तो लोक सेवक जैसे हम हुए, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, लोक सेवक कहते हैं। जैसे हम हो गए मान लीजिए, या मान लीजिए जो भी सरकारी कर्मचारी, उसको क्या कहते हैं, लोक सेवक कहते हैं। तो आपकी जो यूपीएसआई क्राइटेरिया जो रखा हुआ है लोक सेवक बनने की, वो कितनी रखी हुई है, 21 से 28। 21 मतलब तुमको कोई हटा नहीं सकता है, यानी कि आपको फॉर्म भरने से कोई हटा नहीं सकता है, यानी जंगम संपत्ति। 28 क्या है कि भैया अधिकतर 28 तक आप लोक सेवक बन सकते हैं, उसके बाद लोक सेवक नहीं बन सकते हैं। तो 28 में किसको परिभाषित किया गया, लोक सेवक को परिभाषित किया गया। समझ में आ गया आपको कि नहीं आ गया। इसका हम लोग आगे बात करते हैं 36 को। देखिए जब 36 से 36 गुणा भी मिला तो क्या होते, सदोष अभिलाभ। जब 36 से 36 गुण का होता है मिला तो क्या होता है, सदोष अभिलाभ। सदोष अभिलाभ का मतलब ये है यहाँ पर कि जो व्यक्ति, जो वस्तु जो है, मतलब कोई भी वस्तु ऐसी है जिसे हम लोग अवैध तरीके से प्राप्त कर रहे हैं या लाभ ले रहे हैं उसका हम, ठीक है, या मतलब विधिविरुद्ध क्रियाकलाप करके उसका हम लाभ ले रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, तो वो क्या हो गई, सदोष अभिलाभ हो गया। मतलब सामान्य सहित और दोष, दोष सहित हम कोई फायदा उठा रहे हैं, यानी कि हम जो भी चीज संपत्ति प्राप्त कर रहे हैं, जो भी चीज प्राप्त कर रहे हैं, कोई क्राइम करके हम संपत्ति प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या कहते हैं, सदोष अभिलाभ। किसमें, 36 में। जब 36 गुण मिलेंगे तो तुम्हें क्या होगा, सदोष अभिलाभ। अब 37 की हम लोग बात करते हैं। देखो लाभ के बाद क्या है, लाभ हानि। जैसे कहते नहीं कि मतलब हार के बाद जीत होती है, जैसे लाभ के बाद क्या होता है, हानि होती है। तो 37 में क्या हो जाएगा, सदोष हानि। आपको यहां तक सारी धाराएं क्लियर हो गई पूरी, ठीक है। अध्याय 1 की जो भी थी प्रारंभिक 1 से लेकर 3 तक, इसमें यही चीजें पढ़नी थी। धारा 1 में मैंने बता दिया, विस्तृत नाम, लागू होना, किस क्षेत्र में लागू होगा वो सारी जानकारी दी गई। विस्तृत नाम मैंने बता दिया, भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है। और लागू कब होगा ये बता दिया, 1 जुलाई 2024 से, ठीक। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं परिभाषाएं। धारा 2 में क्या है, परिभाषाएं मैंने बताया अधिकतर धारा 2 में क्या होंगी, परिभाषाएं ही होंगी, ठीक है। अब हम धारा 2 की बात करते हैं। धारा 2(3) में क्या है, बालक, 3 से बालक, 4 से फोर्जरी, फोर्जरी यानी कि कपट पूर्वक, 21 से यानी कि हम मतलब एक प्रकार से जंगम, मतलब एक प्रकार से हम फॉर्म भरने के लिए तो बिल्कुल वो है, हमको कोई हटा नहीं सकता, ठीक है। तो जंगम संपत्ति है। 24 में क्या है, बीएनएस कब लागू हुई, 24 में, यानी कि अपराध कब पड़ रहे थे, 24 में। तो 24 में क्या होगा, अपराध। 28 की बात करते हैं। 28 में क्या है, लोक सेवक, यानी कि हमारी जो क्राइटेरिया रखी है यूपीएसआई ने लोक सेवक बनने की, वो क्या रखी है, 21 से 28 तक, यानी 28 तक हम लोक सेवक बन सकते हैं, ठीक। उसके बाद क्या है, हम नहीं बन सकते हैं, ठीक है। अब 36 की बात कर, हम जनरल बात कर रहे हैं, और हम ये याद करने के पर्पज से है कि कुल मिला के चीजें हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी। 36 में 36 से 36 गुण बहुत मिलते हैं, तब क्या होता है, सदोष अभिलाभ होता है। और लाभ के बाद क्या होगी, हानि होगी, सदोष हानि। भाई तुम सदोष हानि का भी ये तात्पर्य है कि मतलब कुल मिला के अवैध साधनों से किसी को हानि पहुंचाना सदोष हानि होगा, ठीक है। अध्याय 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब अध्याय 2 की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, अगले अध्याय की। समझ में आ गई ये चीज आपको, आगे हम लोग बात करते हैं। अध्याय 2, अध्याय 2 में देखिए क्या क्या है, इसमें दंड को बताया गया है। अब भैया सदोष लाभ हानि प्राप्त कर लिया तो उसके बाद क्या दंडी मिलेगा तुमको, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, दंड के बारे में बताया गया है, समझे। और धारा कहां से स्टार्ट है, 4 से लेकर 13 तक, ठीक है। 4 से लेकर 13 तक क्या है, दंड के बारे में बताया गया अध्याय 2 में। इसमें सिर्फ हम 2 धाराएं पढ़ेंगे, एक धारा 4 और एक धारा 11, ठीक है। 2 धाराएं इसमें पढ़ेंगे 4 से लेकर 13 तक के बीच में।
धारा 4 में क्या है वो हम समझेंगे, धारा 11 में क्या है वो समझेंगे, इसको भी ट्रिक से ही समझेंगे कैसे हम आप लोग याद कर सकते हो। 4 में है दंड, 4 में क्या है दंड। अधिकतर जो अधिनियम चीजें जो भी आपका अध्याय स्टार्ट होता है उसकी पहली धारा क्या होती है, उसका जो मूल होता है वही होती है अधिकतर केस में, ठीक है। तो हम धारा 4 में क्या बता रहे हैं, दंड। अब देखो दंड में कितने प्रकार का दंड आता है ये बताया गया इसमें। इसमें 6 प्रकार के दंड बताए गए, कितने 6 प्रकार के। मूलतः कितने प्रकार के दंड होते हैं, 6 प्रकार के। कौन कौन से 6 प्रकार है, एक तो पहले हो गया आपका मृत्यु दंड, दूसरा हो गया आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, कारावास। तीसरा हो गया कारावास, इसमें भी 2 प्रकार का कारावास होगा, एक साश्रम, एक बिना श्रम का, ऐसे साधारण। और जो साश्रम कारावास होता है जिसमें काम करना होता है इसी को क्या कहते हैं, कठोर कारावास, ठीक है। कठोर कारावास या साश्रम कारावास, ये न्यायाधीश के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आपके अगर 5 साल का कारावास तो 500 साल को आपको साश्रम कर दे, या कह देगा कि आपको 6 महीने साश्रम करना है, उसके बाद साधारण कारावास होगा आपका, ठीक है। 3 हो गए। चौथे की बात करते हैं हम लोग, संपत्ति जब्त कर दी जाती है आपकी, संपत्ति जब्त। आप लोग देखते होंगे सुनते होंगे कुर्की हो गई, कुर्की में क्या होता है, संपत्ति जब्त की जाती है, तो भी ये एक प्रकार क्या है, सजा है। 5वां क्या है आपका जुर्माना। इनका सीक्वेंस याद रखने की जरूरत नहीं कि पहले दूसरे तीसरे चौथे में क्या है, ये सजा बस मैं प्रकार बता रहा हूं, बस आपको ये पता मुझे ये सजाएं हैं, इनका सीक्वेंस आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं छठे की। छठा अभी जोड़ा गया लेटेस्ट में, हमने लास्ट क्लास में बताया भी था, सामुदायिक सेवा, सामुदायिक सेवा। और ये कभी कभी जोड़ा गया है 2023 में जोड़ा गया है अधिनियम में, 23 वाले अधिनियम में नया जोड़ा गया है। बाकी 5 पहले सजा थी आईपीसी में, ये 6वीं नहीं जोड़ी गई है। और ये किन मामलों में दी जा सकती है, जैसे तुच्छ कोई अपराध है, ये मान लीजिए, और एक प्रकार से कह सकते हो कि अपने यहाँ देश में जो है कुछ मतलब एक प्रकार से नहीं कहते कि जो वैसे व्यक्ति होते हैं थोड़े बड़े लेवल के, तो उनको भी भाई इसके तहत जो है कभी कभी किया जाता है कि हाँ आपको जो है सामुदायिक सेवा करने के लिए बोला जा रहा है, आप कर लीजिए, आपकी सजा खत्म, ठीक है। तो क्या ये तुच्छ अपराधों में सजा दी जाती है, जब छोटा अपराध होता है कोई, तो उसमें आपको सामुदायिक सेवा कह दी जाएगी कि आप 3 दिन जो है अस्पताल में जाओगे, लोगों की मदद करोगे, या मान लो और कोई सजा कह सकते हैं वृद्धाश्रम में जाओगे, या ऐसे कुछ जो है सामुदायिक सेवा आपको दी जाती है। कब जोड़ा गया 2023 में। तो आपको दंड पता चलेगा कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। तो याद करने का तरीका क्या है, अध्याय 2 में है पहले, तो कहते नहीं कि 4 लट पड़ेंगे सब सुधर जाओगे। 4 लट का मतलब क्या है, एक प्रकार से दंड है, ठीक है। कहते नहीं कि 4 लट पड़ेंगे सुधर जाओगे। तो मैं वैसे इन चीजों का समर्थन नहीं करता हूँ, गैर कानूनी है और मानवाधिकार के खिलाफ है। बस मैं याद करने के लिए चीजें आपको बता रहा हूँ कि थाने में जाओगे 4 लट पड़ेंगे, चीजें सुधर जाओगे। तो ये मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ कि लोगों के बीच में जो भ्रांति फैली हुई उसके संबंध में हम लोग उसके माध्यम से चीज को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। हमारा मेन मोटो क्या है कि चीजें हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहें, और कैसे याद रहें वो हमें देखना है, ठीक है। उसके लिए हम हो सकता है कि मतलब कुछ ऐसी चीजें के माध्यम से जो समाज में प्रचलित है उनके माध्यम से याद करेंगे उनको, या अन्य किसी माध्यम से जो है हम उन्हें तैयार करेंगे। अब धारा 11 में क्या है, 1 और 1 11, इसमें है परिरोध। देखिए परिरोध, परिरोध क्या है, दंड के तौर पे किसी को परिरोध करना, ठीक है। अब परिरोध और अवरोध दोनों समझिए, दोनों में अंतर क्या होता है। आप लोग आगे और पढ़ेंगे कि जाके जब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार पढ़ेंगे तब उसमें समझेंगे। मान लो कोई व्यक्ति ये जा रहा है इस रास्ते से, आपने इसके आगे कुछ लगा दिया ऐसे, ये क्या हो गया, परिरोध हो गया। मतलब ये क्या है, एक दिशा से तुमने उसको जाने का रास्ता बंद कर दिया, बाकी 3 दिशा की क्या है, खुली है, ये क्या हो जाएगा, अवरोध हो जाएगा, अवरोध हो गया, ठीक है। यानी कि अब वो इस दिशा में नहीं जा सकता, बाकी किसी दिशा में जा सकता है, यानी कि उसके रास्ते में विघ्न डालना। अब परिरोध क्या होता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने, ये किसी व्यक्ति को आपने क्या कर दिया, चारों तरफ से बंद कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका परिरोध, परिरोध।
यानी कि वो व्यक्ति अब कहीं भी नहीं जा सकता है, वो उसमें ही चार दीवारी में क्या है सीमित रहेगा। तो इसी को क्या कहते हैं परिरोध। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं परिरोध की, एकांत परिरोध की, एकांत परिरोध की। ये एक सजा के तौर पे लिया जाता था, जैसे आपने सुना होगा कि काले पानी की सजा हो गई या उसे अकेले कोर्ट में बंद कर दिया, तो ये इसी का हिस्सा एक प्रकार से कह सकते हैं एकांत परिरोध का। तो देखिए वर्तमान में एकांत परिरोध के लिए क्या कानून कहता है उसके संबंध में पढ़ते हैं लोग। देखिए एकांत परिरोध ये कहता है कि अगर 6 महीने तक की सजा है आप, ठीक है, तो किसी व्यक्ति को 1 माह तक दे सकते हैं आप एकांत परिरोध। 6 माह से 1 साल तक की सजा है, आप एकांत परिरोध दे सकते हैं 2 माह। ठीक है, और यदि 1 साल से ऊपर की सजा है, 1 साल से ऊपर सजा है, तो आप 3 माह तक एकांत परिरोध दे सकते हैं, यानी एक अकेले में उसे बंद कर सकते हैं। इसके बाद कंडीशन क्या है, एक बार में अधिकतम, ये सवाल आपका बन सकता है, एक बार में अधिकतम लगातार 14 दिन तक ही एकांत परिरोध दिया जा सकता है, एकांत परिरोध किया जा सकता है, किया जा सकता है। देखिए एक बार में अधिकतम कितने 14 दिन तक ही एकांत परिरोध किया जा सकता है। यदि सजा 3 महीने से ज्यादा की है, यदि सजा 3 माह से ज्यादा की है, तो एक बार में अधिकतम कितने दिन की, अधिकतम 7 दिन। यहाँ लगातार से मतलब है 7 दिन तक ही परिरोध किया जा सकता है। जैसे आप लोग मूवी में देखते होंगे कि जैसे सनी देओल की बहुत सी मूवी किसी व्यक्ति को अकेले में बंद कर दिया है, मान लो कोई, ठीक है, तो वो क्या होता था, एकांत परिरोध वही होता है, किसी व्यक्ति को अकेले में बंद कर देना बिल्कुल एकदम, वो एकांत परिरोध कहलाएगा। उससे क्या कर सकते हो, 6 महीने की सजा में 1 माह तक अधिकतम दे सकते हो, 6 से 1 साल के बीच की सजा में 2 माह कर सकते हो, और 1 साल से ऊपर की सजा में 3 माह तक दे सकते हो। और लगातार एक बार में 14 दिन तक ही आप किसी एकांत परिरोध में रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रख सकते हो। ठीक है, फिर थर्ड क्या कहता है हमारा, थर्ड ये हमारा ये कहता है कि एकांत परिरोध अगर 3 माह से ज्यादा की सजा है तो एकांत परिरोध क्या है, एक बार में 7 दिन से ज्यादा नहीं देंगे आप। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जैसे ये धारा आपकी 11, 1 और 1 11, लेकिन यहाँ पे एक और एक कितना हो जा रहा है, एक ही हो रहा है, केवल एक ही बच रहा है, तो एकांत परिरोध में कितना हो गया, एक ही व्यक्ति केवल जो है जहाँ बंद हो। ठीक है, समझ में आ गया आपको, ये धारा 4 और धारा 11। हम लोग अगली धारा की बात करते हैं, अगले अध्याय की बात करते हैं। अध्याय आपका 2 समाप्त, अध्याय 3 की बात करते हैं। आपके लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं सारी बता दे रहा हूँ, इससे बाहर नहीं आएगा आपका। ठीक है, अध्याय 3 में आपका है साधारण अपवाद, इसे रेस करते हैं हम लोग, अध्याय 3 पढ़ते हैं लोग। अध्याय 3, अध्याय 3, इसमें क्या है, साधारण अपवाद। अब ये क्या बोला है इसको समझते हैं हम लोग। साधारण अपवाद, ये आपका धारा स्टार्ट है कहाँ से, अभी तक हम लोग कौन सी धारा पढ़ चुके हैं, 13 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, 4 से 13 तक हमारा क्या था, दंड था। अब 14 से लेकर 44 तक, 14 से लेकर कहाँ तक, 44 तक साधारण अपवाद है। साधारण अपवाद को हम लोग बेसिकली ये समझते हैं कि देखिए साधारण अपवाद का मतलब क्या है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो अपराध नहीं है। अब इसमें आपको प्राइवेट प्रतीक्षा का भी अधिकार मिलेगा। ठीक है, या मान लो कोई आप ऐसा कार्य कर रहे हैं, पूरी सावधानी के साथ कर रहे हैं, लेकिन वहां पर दुर्घटना कारित हो जाती है, तो वहां पर क्या है, आपको
इसमें छूट मिलेगी इसके तहत, ठीक है। तो उन चीजों को इसमें बताया गया कि कौन कौन से कृत्य जो है अपराध नहीं है। तो हम लोग बात करते हैं उसी के बारे में। देखिए इसमें कौन कौन सी धाराएं पढ़ेंगे वो हम लोग पहले समझ लेते हैं। धारा 14 पढ़ेंगे, ठीक है। धारा 15, 16, 17 पढ़ेंगे। 15, धारा 16, धारा 17, 14, 15, 16, 17, सॉरी 18, ठीक। 18 के बाद हम लोग पढ़ेंगे 20, 21, 22, धारा 20, धारा 21 और धारा 22। 22 के बाद हम लोग पढ़ेंगे 31। देखिए समझते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए धारा 14 ये कहता है हमसे, विधि द्वारा अबाध होकर, विधि द्वारा अबाध होकर तथ्य की भूल में, तथ्य की भूल में किया गया कार्य, किया गया कार्य अपराध नहीं है, अपराध नहीं है। अब इसमें हम बताते हैं, जैसे आप लोगों को विधि द्वारा अबाध होकर, जैसे आप लोगों ने जलियांवाला कांड सुना होगा। जलियांवाले कांड में आप लोग एक हमेशा नाम सुनते हैं जनरल डायर का। जनरल डायर के अलावा और किसी व्यक्ति का नाम आता है वहां पर कि हाँ फलाने व्यक्ति या ढिकाने व्यक्ति। तो यहाँ पर विधि द्वारा अबाध होकर कभी इनका सैनिकों का नाम आता है कि इन सैनिकों ने गोली चलाई थी, नहीं आता ना। तो देखिए विधि द्वारा अबाध होकर इसका मतलब क्या है। जैसे सपोज करो हमारा कोई वरिष्ठ अधिकारी हमको आदेश दे कि भीड़ के ऊपर गोली चला दो, ठीक है। तो हम क्या है कि विधि द्वारा अबाध है, यानी कि हम अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पे कार्य कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, भीड़ के ऊपर गोली चला दी, ठीक है। अब जवाबदेही किसकी होगी, वरिष्ठ अधिकारी की होगी, ना कि तुम्हारी होगी। यानी तुम क्या थे, विधि द्वारा अबाध थे, और विधि द्वारा अबाध द्वारा किया गया कोई कार्य क्या होगा, अपराध नहीं होगा। यानी कि आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, विधि द्वारा अबाध। तथ्य की भूल का देखो क्या सिस्टम है, इसको भी समझते हैं। जैसे सपोज करो मान लो हमें कोर्ट ने नोटिस जारी किया कि फला फला ए नाम के व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर लो। आप गिरफ्तार करने गए उसे, ठीक है। आपको पहले किसने कहा, कोर्ट ने कहा, यानी विधि द्वारा बाधित थे उसे गिरफ्तार करने के लिए, ठीक है। तो क्या है कि आप उसे गिरफ्तार करने गए उसके घर पे मान लो। अब क्या हुआ कि आपने खूब जांच पड़ताल कर ली अच्छे से, आपको ये पता चला कि ये जो ये व्यक्ति है यही ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है। आप उसे गिरफ्तार करके ले गए। बाद में पता चला कि वो ए नाम का व्यक्ति ना होकर बी नाम का व्यक्ति था। तो यानी कि यहाँ पे क्या था, विधि तथ्य की भूल थी कि यानी हम किसी और को गिरफ्तार करना चाहते कोई और गिरफ्तार हो गया। तो ये तथ्य की भूल क्या है, इसको भी छूट दी गई है, यानी कि आपने कोई क्राइम नहीं किया है, ये होगा। अब हम लोग को ये समझ में आ गया धारा 14 क्या है। अब सुनिए धारा 15, 16 ये क्या है, ठीक है। 15 क्या है, न्यायाधीश द्वारा किया गया कार्य, न्यायाधीश द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या होगा, अपराध नहीं होगा, ठीक है, अपराध नहीं होगा। जैसे मान लो न्यायाधीश ने किसी का क्या किया, फांसी सुना दी न्यायाधीश ने किसी को, न्यायाधीश ने फांसी सुना दी किसी को। तो क्या है कि अब ये इस आधार पे कोई व्यक्ति न्यायाधीश के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता कि आपने किसी की जान ले ली, ठीक। तो क्या है, ये न्यायाधीश द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, अपराध नहीं होगा। अब अगला है न्यायपालिका या न्यायाधीश, न्यायाधीश के आदेश पर किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या होगा, अपराध नहीं होगा। किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। देखिए अब मान लीजिए न्यायाधीश ने किसी को ऑर्डर जारी किया, जैसे मान लो उसने क्या किया, फांसी का ऑर्डर जारी किया। अब उसे क्या है, जल्लाद ने फांसी चढ़ा दिया एक व्यक्ति को। तो क्या जल्लाद का काम विधि विरुद्ध है या क्या उसका कृत्य अपराध होगा, नहीं होगा, क्योंकि न्यायाधीश ने उसे ऐसा करने के लिए आदेश दिया था। या मान लो मैं किसी को गिरफ्तार करने जा रहा हूँ, मैं किसी को पकड़ने जा रहा हूँ, या मैं किसी घर की कुर्की कर रहा हूँ, या कुछ भी कर रहा हूँ, ऐसा कृत्य कोई भी कर रहा हूँ, तो उसे क्या है, न्यायालय ने ऑलरेडी उसके लिए आदेशित किया हुआ है। यानी कि न्यायालय के आदेश पर कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो वो क्या होगा, अपराध नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं 18 की, ठीक है। 18 में देखो क्या है, आप लोगों के लिए थोड़ा यूजफुल चीजें हैं इसमें।
विधिपूर्ण एवं सतर्कता या सावधानी पूर्ण सावधानी दानी से किया गया कृत्य में यदि दुर्घटना हो जाती है, तो वो क्या होगा, तो वो अपराध नहीं होगा, अब देखिए इस धाराओं में बताया गया कि क्या क्या चीजें अपराध नहीं होंगी, लेकिन एक चीज ये याद रखिए कि इसे साबित करने का भार जो होगा वो जो इसका फायदा ले रहा है, यानी कि इन धाराओं का जो फायदा ले रहा है उसको ही होगा। जैसे सपोज को अगर मेरी गाड़ी से किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो मुझे ये साबित करना पड़ेगा कि मैं विधिपूर्ण एवं सतर्कता से पूरी सावधानी से क्या कर रहा था, काम कर रहा था, और जो है मेरी कोई गलती नहीं इसमें, और जो है सामने वाली गलती है, मतलब जो है उसकी गलती से ये दुर्घटना हुई है और मैं इसमें निर्दोष हूँ। तो ये चीज तुम्हें साबित करनी पड़ेगी। धारा 18 में देखिए, 18 को अब इनको याद करने के लिए जैसे मैंने पहले ट्रिक बनाई थी वैसे इसको भी ट्रिक बनाया जा सकता है आराम से। अब जैसे धारा 18 में है, 18 मतलब लाइसेंस, अगर बिना लाइसेंस के आप कोई भी घटना कारित करते हैं, 18 मतलब 18 वर्ष के बाद लाइसेंस बनता है आपका, तो अगर कोई भी घटना आप कारित करते हैं तो ये मान लीजिए क्या है, वो इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 18 वर्ष से पहले कोई भी आप घटना कारित करते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने कोई सावधानी नहीं बरती, आपके पास लाइसेंस भी नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो क्या है, विधिपूर्ण एवं सतर्कतापूर्ण सावधानी से किया गया कृत्य में यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो क्या होगा, अपराध नहीं होगा। जैसे मान लो सपोज करो तुम अपना घर बना रहे हो, आपने पूरी सावधानी बरती, जो भी सावधानी चाहिए होती है, आप घर पे ईंट रख रहे हो, और वो ईंट अचानक गिर जाती है और किसी व्यक्ति के सर पे लग जाती है और वो खत्म हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वहां ये देखा जाता है, अपराध में सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपका आशय था कि नहीं था, इंटेंशन यानी नियत, आपकी किसी व्यक्ति को मारने की नियत थी कि नहीं थी। तो आशय बहुत ज्यादा मैटर करता है आपको किसी भी क्राइम के लिए। अगर आपकी आशय नहीं है, आशय के ही आधार पर सजा कम या ज्यादा हो जाती है आपकी, या आशय के आधार पर ही आपको छोड़ा जा सकता है, बरी किया जा सकता है। आपकी उस व्यक्ति को मारने की आशा नहीं थी, मतलब आशा नहीं थी उस व्यक्ति को मारने की, आपने पूरी विधिपूर्वक काम किया, मतलब विधिपूर्वक काम किया, सतर्कता पूरी बदली, सावधानी बरती, उसके बाद भी व्यक्ति खत्म हो गया तो आप किसी अपराध के दोषी नहीं होंगे। मान लो आप पेड़ काट रहे हैं कुल्हाड़ी से कोई, ठीक है, आपने पूरी सतर्कता सावधानी से, लकड़ी काट पूरी सतर्कता सावधानी बरती, आपने सब कुछ किया, कुल्हाड़ी टूट के या किसी व्यक्ति की लग जाती है तो क्या है, ये अपराध नहीं होगा जाके, ये क्या है, धारा 18 कहती है हमारी, समझ में आ गया। अब धारा 20, 21, 22 देखिए, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कृत्य क्या होगा, अपराध नहीं होगा, समझे, अपराध नहीं होगा। आप इस चीज को समझिए जरा। देखिए 7 वर्ष तक का जो बच्चा होगा वो इतना मेच्योर नहीं होगा कि वो ये जाने कि हाँ, मतलब उसको आशय या दुराशय इनके बारे में जानकारी नहीं होगी, या वो ये नहीं जानता है कि हम जो कृत्य कर रहे हैं वो क्राइम है कि नहीं है। तो मेन खेल किसका है, आशय का है। जब वो व्यक्ति जानता ही नहीं कि जो हम कृत्य कार्य कर रहे हैं वो क्या है, मतलब अपराध है कि नहीं है, या मान लो उसकी आशा नहीं थी, वो खेल रहा था कि लड़कों के साथ, बच्चों के साथ में खेल रहा था। जैसे मेरे यहाँ थाने क्षेत्र में घटना हुई, 2 बच्चे आपस में खेल रहे थे, खेल में एक ने दूसरे को मार दिया और उसके प्राइवेट पार्ट में लग गया और वो लड़का वहीं पर खत्म हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बच्चे 7 साल से कम आयु के, उन्हें पता भी नहीं है कि हाँ हम जो कृत्य कर रहे हैं इससे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में क्या है, इनका अपराध क्षम्य होगा, अपराध नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक चीज यहाँ सुनो, अगर कोई व्यक्ति किसी को भड़काता है, किसी छोटे बच्चे को कि आप ऐसा करो जाके, तो वो बच्चा तो अपराधी नहीं होगा, लेकिन जो व्यक्ति भड़का रहा है उसे ऐसा करने के लिए, वो उसका दोषी होगा, ठीक है। अगली सुनो, 7 से लेकर 12 वर्ष का कोई बच्चा है, 12 वर्ष तक का कोई बच्चा, यदि आप परिपक्व है बच्चा,
यदि अपरिपक्व है तो उसके द्वारा किया गया कार्य, तो उसके द्वारा किया गया कृत्य क्या होगा? अपराध नहीं होगा, अब देखिए यहाँ पर 7 से 12 वर्ष का यदि कोई बच्चा कोई क्राइम करता है, कोई कृत्य करता है, तो वो अपराध नहीं होगा यदि वो अपरिपक्व है। अपरिपक्व कैसे समझा जाएगा कि उसने कौन सा क्राइम किया है, उसकी इंटेंशन क्या थी। अब मान लीजिए कोई 12 वर्ष का बच्चा है, अगर वो जैसे अभी घटना हुई थी, जब हम अब चीज़ों को रिलेट करके पढ़ते हैं तो हमें लॉन्ग टाइम तक चीज़ें याद रहती हैं। मैं घटना का जिक्र इसीलिए करता हूँ कि आप जब किसी घटना को, किसी चीज़ को अपने से जोड़ते हैं तो आपको क्या वो लॉन्ग टाइम तक चीज़ें याद रखती हैं। मैं हर पढ़ाई में काम करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई यदि नाम आ रहा है, अगर उस नाम का व्यक्ति कोई मेरे मोहल्ले में, तो मैं मान के चलता हूँ कि इस व्यक्ति ने काम ये किया है। या मान लीजिए मैं इन चीज़ों को क्या है उदाहरण से समझता हूँ जो समाज में वर्तमान में चीजें चल रही होती है। अभी एक 12 वर्ष के बच्चे ने एक छोटी सी बच्ची के साथ में रेप किया, तो क्या उस बच्चे को तुरंत अपराध है कि नहीं है? तो देखिए ऐसे मामलों में यदि वो व्यक्ति ये जान रहा है कि ऐसा कृत्य मतलब मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर उसकी मानसिकता किस हिसाब की, आप ये समझिए कि 12 वर्ष का बच्चा किस मेंटेलिटी का वो रखता है, मतलब किस हद तक उसकी मानसिक स्थिति खराब हो रखी है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, इसको अपराध माना जाएगा क्योंकि उसका कृत्य ऐसा है। तो जो ऐसे कृत्य होंगे जिन्हें क्या है कि मान लीजिए सपोज करो कोई प्री प्लान करके कोई काम कर रहा है, तो उसमें ये देखा जाए कि इसका कृत्य करने का तरीका क्या था, इसकी आशय क्या थी, इसकी इंटेंशन क्या थी, तो उस आधार पर क्या माना जाएगा कि वो अपराध है कि नहीं है। तो 7 से 12 वर्ष का यदि कोई बच्चा अपरिपक्व है, परिपक्व नहीं, तो उसके द्वारा कृत्य क्या होगा, अपराध नहीं होगा। अब अगले की बात करते हैं हम लोग। अगले में पागल या विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, कार्य क्या होगा, अपराध नहीं होगा, ठीक है। पागल या विकृत व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, अपराध नहीं होगा। धारा 22 में, किसमें, 22 में अनसाउंड व्यक्ति क्या है, अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसे क्या माना जाएगा, अपराध नहीं है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति इसे ऐसा करने के लिए उकसाता है तो वो व्यक्ति इसका दोषी होगा, ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति नहीं दोषी होगा। अब धारा 31 की बात करते हैं। सद्भावना पूर्वक दी गई सूचना या संसूचना अपराध नहीं है, आपने देखा होगा अक्सर सद्भावनापूर्वक, कभी कभी आप लोग कैसे सुनते रहते होंगे कि किसी के कोई लड़का खत्म हुआ या किसी की कोई वाइफ खत्म हुई या आदमी खत्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जस्ट उसके बाद उसके मतलब पार्टनर की डेथ हो गई या उसकी माँ की या उसके मतलब उसके बच्चे की या बहन की, ऐसे केसेस होते हैं कि किसी की बहन खत्म हुई, उसके बाद उसे सूचना मिली और वो हार्ट अटैक से वो भी मर गई, ठीक है। या किसी के क्या हुआ कि पति खत्म हुआ, उसे सूचना मिली और वो क्या हुआ, कुल मिला के जो है उसे एकदम हार्ट अटैक आया या कुछ ऐसा हुआ कि वो भी वहाँ खत्म हो गई। ऐसा केसेस हो जाते हैं, मतलब रेयर केस है लेकिन ऐसे केस सुनने को आते हैं अक्सर। तो आप जैसे मान लो डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर आईसीयू रूम से निकल गया, उसने बोला आई एम सॉरी मैं आपके बच्चे को नहीं बचा पाया, मान लो किसी माँ से कहा, और माँ ये सुन के क्या हो गई, एक्सपायर हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। तो अब क्या डॉक्टर इस चीज का अपराधी होगा कि उसने उसकी माँ को मतलब मारा? तो यही चीज कहेगी सद्भावना पूर्वक दी गई सूचना, मतलब सब सोच रहे हैं यदि हम सद्भावना पूर्वक आपको बता रहे हैं कि आपके साथ ऐसी घटना हो गई है और आपका क्या हो गया, कुल मिला के आप उसमें एक्सपायर हो गए या कुछ भी आपकी क्षति होगी, तो वो क्या है, अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 31 हम लोगों ने 231 थी धारा 231 में शायद उन्होंने वहां बात नहीं की थी, यहाँ पे था आपकी संपत्ति थी, यहाँ पे सॉरी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बात था आपकी
मूल्यवान प्रतिभूति की, मूल्यवान प्रतिभूति की। अब जब इनको रिलेट करके तीनों को पढ़ोगे आप, ठीक है, तीनों को रिलेट करके पढ़ोगे। आर्टिकल 31 क्या था हमारा, अनुच्छेद 31 किससे संबंधित था, संपत्ति से, जो खत्म कर दिया गया। अनुच्छेद 31 किससे संबंधित था, मूल्यवान प्रतिभूति से, यानी कि एक प्रकार से संपत्ति से। अब इसको खत्म कर दिया गया। इसको खत्म करने की सूचना किसी व्यक्ति को दी गई धारा 31 के तहत, और वो व्यक्ति ही खत्म हो गया। तो क्या हो गया, ये पूरा एक प्रकार से चीजें रिलेट करके मैंने पढ़ी, चीजें क्या होगी हमें याद हो जाएंगी। धारा आर्टिकल 31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार था, और धारा 231 के तहत वही मूल्यवान प्रतिभूति, 231 मतलब मूल्यवान प्रतिभूति मतलब संपत्ति ही आपकी होती है, ठीक है। इसके बाद धारा 31 के तहत क्या हुआ, जब वहां पर उसमें जमीनें जब्त की जा रही थी, धारा 31 के तहत किसी व्यक्ति ने बताया, डीएम ने आदेश दिया कि भैया तुम्हारी 500 बीघा जमीन थी, तुम्हारी 400 बीघा जमीन मतलब अधिग्रहण कर ली गई सरकार द्वारा, ठीक है। और सूचना किसके तहत दी, धारा 31 के तहत दी, और वो व्यक्ति, वो किसान ये सुन के मर गया, खत्म हो गया। तो डीएम का इसका दोषी होगा, नहीं होगा। तो ये चीजें आपकी रिलेट करके मैं बताता हूँ कि ऐसे पढ़ोगे आपको क्या है, लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे, आप भूलेंगे नहीं कभी, ठीक है। और यही तरीका होता है, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़िए तो उसको रिलेट करके पढ़िए, और वर्तमान की स्थिति से पढ़िए, वर्तमान की स्थिति से उसको जोड़ के पढ़िए, ठीक है। इसके बाद क्या है कि भाषा जो है, भाषा कोशिश करिए कि आप अपनी भाषा में पढ़िए, आपको अपनी भाषा में चीजें ज्यादा समय तक याद रहेंगी। आप अगर मान लीजिए मूल्यवान प्रतिभूति की जगह आप अगर कोई नया शब्द यूज करना चाहते हैं, आप यहाँ कुछ भी कहते हो, ठीक है, आप वो यूज कर लें, बस आपको क्या है, इसका मतलब पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज होगी धारा 31। अब इसमें हम लोग आगे बात करते हैं, इसको मेट दें हम लोग धारा पढ़ चुके हैं। 14 में क्या है, विधि द्वारा आबाद या तथ्य की भूल के आधार पर किया गया कृत्य क्या होगा, अपराध नहीं होगा। मैंने इसमें दो चीजें बताई, जैसे मान लो जनरल डायर ने क्या किया, गोली चलाने का आदेश दिया, किसने दिया, वरिष्ठ अधिकारी ने हमको आदेश दिया, हमने गोली चला दी भीड़ पे, तो हम क्या अपराधी नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा क्या है कि हमें किसी न्यायाधीश ने क्या है, किसी को गिरफ्तार करने का एक हो, और हम पूरी तरीके से ये थे, मतलब कि हम एक प्रकार से हम बिल्कुल वो थे कि हाँ ये व्यक्ति सेटिस्फाइड थे कि ये ही व्यक्ति है, लेकिन हम किसी को क्या करते हैं, बी को गिरफ्तार करके ले चले जाते हैं तथ्य की भूल के कारण, तो ये क्या होगा, अपराध नहीं होगा। धारा 15 क्या कहता है हमारा, न्यायाधीश द्वारा किया गया कृत्य क्या होगा, अपराध नहीं होगा। धारा 16 क्या कहता है हमारा, न्यायाधीश के आदेश पर किया गया कार्य क्या होगा, अपराध नहीं होगा। धारा 17 क्या कहता है हमारा, विधिपूर्ण एवं सतर्कता से किया गया पूर्व सावधानी से किया गया कार्य क्या होगा, अपराध नहीं होगा। धारा 20 7 वर्ष से कम आयु की, धारा 21 12 वर्ष, उल्टा कर दो इसका, 7 से 12 वर्ष के आयु के बच्चे के जो है क्या होगा उसमें, और यदि अपरिपक्व हो तो दंड नहीं दिया जाएगा। धारा 22 पागल। धारा 31 अगर सद्भावना पूर्वक कोई सूचना हम दे रहे हैं और उसमें कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है, कोई भी घटना हो जाती है, तो हम क्या है उसके दोषी नहीं है। तो ये सारी बातें यहाँ पे हो गई। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं, इसके आगे जो धाराएं होंगी वो और भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। ये स्कूल अब हम बात करते हैं प्राइवेट प्रतिष्ठा। इसी में धारा अध्याय 3 में ही है प्राइवेट प्रतिष्ठा, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, प्रतिरक्षा का अधिकार। ये देखिए धारा 34 से लेकर 44 तक ये है हमारे पास, ठीक है। अब ये क्या बोला है, 34 से लेकर 44 तक प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार क्या है। देखिए इसमें क्या है कि जैसे मैंने एक अनसाउंड व्यक्ति की कहा, यानी कि पागल कोई व्यक्ति है, वो तुम्हारे ऊपर हमला कर दे, तो तुम्हें बचाव का अधिकार हो है कि नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें किन किन मामलों में आपको बचाव के अधिकार है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो धारा इसमें 34 पढ़ेंगे, धारा 34, धारा इसमें हम लोग पढ़ेंगे 34 के बाद आपकी 35 पढ़ेंगे, धारा 37 पढ़ेंगे, धारा 38, धारा 39, धारा 40। और जो धारा 38 39 40 में है यही चीज सेम, ये तीनों जो सेम है, सेम अगली 3 धाराओं में, किसमें किसमें, धारा
41 में यही चीज है सेम, और धारा 42 में है, धारा 43 में है। ठीक है, जो चीजें इन तीनों में है वही सेम इन तीनों में है, सिर्फ एक शब्द का अंतर है, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, धारा 24 में होता है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, धारा 34 में क्या है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की बात की है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। ठीक है, धारा 35 से 31 शरीर एवं संपत्ति से संबंधित प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। ठीक है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। ओके, अब धारा 37 क्या कहती है, धारा 37 इसकी समझिए, धारा 37, 38 और 41। ठीक, ये तीनों इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट धाराएं हैं आपकी, इसको समझते हैं। इनके अंदर जो चीजें कही गई हैं वो और ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो धारा ये 37 कहती है, कब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। देखिए, इसमें वो दशाएं बताई गई हैं 37 में कि जिन दशाओं में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको प्राप्त नहीं होगा। इसमें 3 दशाएं बताई गई हैं। ठीक है, ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार क्या होता है, हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लो सपोज करो कोई व्यक्ति आपको मारता है, मान लो गोली मार रहा है, या मान लो कुछ कुल्हाड़ी से मार रहा है, या कोई ऐसे हथियार से मार रहा है जिसमें आपकी मृत्यु हो सकती है, घोरपति कारित हो सकती है, तो हमें क्या बचाव का अधिकार नहीं है क्या? तो इसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का मतलब होता है बचाव का अधिकार। ठीक है, तो बचाव के अधिकार के संबंध में बात की गई है। तो ये हो गया प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। मान लो कोई हमारी संपत्ति चोरी कर रहा है, कोई हमारे घर में आग लगा रहा है, तो हमें क्या अधिकार नहीं उसके प्रति बचाव करने का, तो वो चीज प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होती है। तो यही कहता है किन किन मामलों में आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। पहला देखो, 3 मामले इसमें बताए गए हैं। पहला, यदि कोई लोक सेवक, ठीक है, कोई लोक सेवक विधि द्वारा बाध्य होकर कोई कृत्य कर रहा है। ठीक है, यानी कि कोई लोक सेवक विधि द्वारा बाध्य होकर कोई कृत्य कर रहा है, जैसे न्यायाधीश तुमको फांसी सुना रहे हैं, तो तुम ये नहीं करोगे कि न्यायाधीश को मारने लो, तुम हमें जान ले रहे हो। ठीक है, इन मामलों में नहीं है। जैसे क्या कोई जल्लाद फांसी चढ़ा रहा है, इन मामलों में नहीं। कोई पुलिस वाले को गिरफ्तार कर रहा है, कोई अपना लोक सेवक क्या विधि पूर्वक कोई कार्य कर रहा है, तो कोई लोक सेवक विधि पूर्वक भी हो और विधि पूर्वक ना भी हो, तब भी इसमें प्रावधान दिया है कि लोक सेवक क्या है, बशर्ते क्या है कि वो आपको घोरपति या ऐसी चीज न पहुंचा रहा हो। ठीक है, तो लोक सेवक कोई विधि पूर्वक कार्य कर रहा हो, इसमें आपकी मृत्यु या घोरपति मतलब गंभीर चोट संभावित ना हो, ऐसे मामलों में आपको क्या प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है कि लोक सेवक क्या विधि पूर्वक कार्य कर रहा है और यहाँ पर क्या आपको मृत्यु या घोरपति होने की संभावना नहीं है, तो आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। दूसरा मामला सेम यही है, लोक सेवक के आदेश पर, डीएम क्या पब्लिक को भी आदेश दे सकती है किसी को गिरफ्तार करने के लिए, तो लोक सेवक के आदेश पर यदि कोई विधि पूर्वक कार्य कर रहा है जिसमें घोरपति या मृत्यु होने की संभावना नहीं, तो ऐसे मामलों में घोरपति मृत्यु या घोरपति होने की संभावना नहीं, ऐसे मामलों के आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, चाहे वो लोक सेवक द्वारा किया जा रहा हो या लोक सेवक द्वारा आदेशित किसी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है, जब आपके पास लोक प्राधिकारी या लोक सेवक, जब आपके पास लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त करने का समय हो,
तीन पॉइंट बताया मैंने, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये, जैसे मान लो सपोज करो किसी व्यक्ति ने हमको धमकी दी शाम को, या प्लान बना रहा है, पता चला कि फलाने व्यक्ति हमको मारने का प्लान बना रहा है शाम को, ठीक है। तो तुमने सोचा साला ये मारने का प्लान बना रहा है, ये बंदूक निकाल के लाएगा, हम भी बंदूक लेके चलते हैं, आज हम देख लेंगे जो होगा। तो ऐसे मामले में क्या, प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार नहीं, आपको ज्ञात हो गया, आपको जानकारी मिल गई, आप लोक प्राधिकारी के पास जाएं। लोक प्राधिकारी मतलब संबंधित अधिकारी। आप जैसे लोक प्राधिकारी मतलब अगर कोई क्रिमिनल मामला है तो कौन है, थाना पुलिस है, आप उसके पास आए, उससे बताएं साहब ऐसा अमुक व्यक्ति हमको जो है जान से मारने की धमकी दे रहा है या जान से मारने की प्लान बना रहा है, वो आपकी सहायता करेंगे। तो ऐसे मामले में आपको प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार नहीं है, जहाँ लोक सहायता प्राप्त की जा सकती है। जैसे मान लो सपोज करो कोई व्यक्ति ईंट उठा के आपको मारने के लिए दौड़ा, आप वहां से भाग के बच सकते हो, ठीक है, बच के थाने चौकी जा सकते हो। तो आपको ऐसे मामलों में क्या है, प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार नहीं, जबरदस्त नहीं ईंटा उठाया तो हम भी साले लेके आते हैं अंदर से जो है वो लेके निकाल के कुछ लाते हैं, तलवार अलवार मार देंगे, खत्म कम। तो ऐसे मामलों में प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार नहीं। तीन मामले बता दिए, लोक सेवक द्वारा कोई विधिपूर्ण कार्य किया जा रहा हो जिसमें क्या मृत्यु घोर उपपत्ति संभावित ना हो, लोक सेवक के आदेश पर यदि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है जिसमें मृत्यु या घोर उपपत्ति संभावित ना हो, उन मामलों में। तीसरा, जब आपके पास लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त करने का समय हो तब आपको क्या है, प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार नहीं है। ये धारा कौन कहती है, 37। अब धारा 38 क्या कहती है, देखिए इसको इरेज कर देते हैं। और इस क्लास की नोट्स जो है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, जिसका मैं लिंक आपको इसके के चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अब इसकी आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए आगे 37 हो गया हमारा कि प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार कब नहीं है। 38, शरीर संबंधित प्राइवेट प्रतिष्ठा के अधिकार में कब मृत्यु कारित कर सकते हैं, कब मृत्यु कारित कर सकते हैं, यानी कि ये कह रहा है कि प्राइवेट प्रतिष्ठा के अधिकार में शरीर संबंधित, यानी हमारी बॉडी है इससे संबंधित प्राइवेट प्रतिष्ठा के अधिकार में हम कब किसी व्यक्ति को जान से मार सकते हैं, ये बात इसमें कह रहा है, ठीक है। और ये शरीर संबंधी जो प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार है ये सिर्फ आपके शरीर के लिए नहीं है, आपके सामने यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा तो तब आप उस पर भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बस बशर्ते ये है कि आपको साबित करना पड़ेगा कि आप प्राइवेट प्रतिष्ठा के लिए ही ऐसा कर रहे थे। साबित करना ही सबसे मतलब बड़ा टास्क है कि आपने ऐसा प्राइवेट प्रतिष्ठा के लिए किया। तो हम लोग इसमें बात करते हैं क्या क्या पॉइंट है। देखिए इसमें पॉइंट है आपके, देखिए पहला एक चीज बताया गया, जब मृत्यु या घोर उपपत्ति संभावित हो, घोर उपपत्ति संभावित हो, किन मामलों में, जब मृत्यु या घोर उपपत्ति संभावित हो, ठीक है। हमें ये पता चला कि सामने व्यक्ति हमसे जो है मारने जा रहा है, जिस हथियार से मारने जा रहा है, जिससे मारने जा रहा है, या हमको इस तरीके से मार रहा है कि हमारी आज जान ले लेगा, या हमको इतना मारेगा कि हमें एकदम बिल्कुल अपाहिज करके छोड़ेगा बिल्कुल एकदम। तो ऐसे मामलों में क्या है कि आपको किसी की मृत्यु करने का भी अधिकार है, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन है कि इन धाराओं को, ये जो धारा 37 है इसकी शर्तें लागू ना होती हो इससे, ठीक। दूसरा, बलात्संग मामलों में, बलात्संग मामलों में, ठीक है। तीसरा, अप्राकृतिक काम इच्छा, अप्राकृतिक कुकृत्य या अप्राकृतिक मैथुन के विरुद्ध, इसके बाद हम लिया अभी तेजाब से, तेजाब फेंक दे आपके ऊपर, या फेंकने का प्रयत्न करें, फेंकने का प्रयत्न करें। इस मामले में आपको क्या है, प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार।
अप्राकृतिक बलात्कार संज्ञान में मतलब बलात्कार के मामलों में। अप्राकृतिक मैथुन का मतलब जो है जो अनसेक्सुअल मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिसमें क्या है कि जो नेचुरली सेक्स होता है उसके अपोजिट जो चीजें होती हैं उन मामलों में। ठीक है, अब चौथी की बात कर लेते हैं हम। सदोष परिरोध के संबंध में, वो भी ऐसी दशा में जब सदोष परिरोध से ये आशय हो कि आप किसी की सहायता नहीं ले सकते हैं, तब जब आप किसी लोक सेवक की सहायता यानी सामने वाले ने आपको बंद ही किसी इसलिए किया कि आप किसी लोक सेवक की सहायता ना ले पाए, तो ऐसे मामलों में। ठीक है, एक मामला और बचा हुआ है। सतोष परिरोध मैंने आपको बताया तभी क्या होता है, जैसे चार दीवारी में किसी ने आपको बंद कर दिया। ठीक है, अब आप किसी की सहायता नहीं ले सकते हैं, हो सकता है आपके वहीं अंदर बंद रहते रहते कुछ दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाए। ऐसे मामले में आपको क्या प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार है। फिर अगला मामला हमारा आता है व्यपहरण अपहरण। इन मामलों में क्या है प्राइवेट प्रतीक्षा का अधिकार है। तो ये हमारे मामले हैं जिसमें क्या हमें प्राइवेट प्रतीक्षा का अधिकार है, जिसमें हम किसी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। ये धारा कौन सी कहती है, 38 कहती है हमारी। समझ आ गई आप लोगों को पॉइंट सारे, ये पॉइंट है। इनके सीक्वेंस आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस इनको ये याद रखने की जरूरत है कि इसमें क्या चीजें हैं। आपसे पूछ देगा किस मामले में, जैसे आपसे भाषा पूछ दी, इनमें निम्नलिखित में से किस मामले में आपको प्राइवेट प्रतीक्षा का अधिकार प्राप्त है, या निम्नलिखित में से किस मामले में आपको प्राइवेट प्रतीक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है, या बीएनएस की कौन सी धारा आपको प्राइवेट प्रतीक्षा में मृत्यु कारित करने तक का जो है वो देती है, क्या कहते हैं, एक प्रकार से अधिकार देती है। तो कौन सी धारा 38। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। अगली की बात करते हैं इसी में, इसको इरेज करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। धारा 39 ये कहता है, आपसे ये कहता है कि प्राइवेट प्रतीक्षा में मृत्यु से भिन्न कोई कृत्य करना। ठीक है, जैसे मान लो हमारे 38 धारा में कुछ पॉइंट बताए गए हैं, कुछ चीजें बताई गई हैं, इनसे भिन्न यदि कोई अपराध करता है आपके खिलाफ, यदि कोई कृत्य करता है आपके खिलाफ, मान लीजिए कोई आपको लाठी मार रहा है आपके हाथ में, आपको पता है हाथ टूट जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप भी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसकी मृत्यु नहीं कारित कर सकते हैं आप। ठीक, तो ये क्या है, प्राइवेट प्रतीक्षा में मृत्यु से भिन्न कोई कृत्य करना। किसमें, धारा 39 में। 40 ये कहती है, अरे यार ये शरीर संबंधित है। ठीक है, शरीर संबंधित प्राइवेट प्रतिष्ठा। और देखो इसमें क्या है, शरीर संबंधित प्राइवेट प्रतीक्षा का अधिकार कब से शुरू होगा और कब तक रहेगा।
तो जब आपको इस चीज की आशंका हो कि हमारी जो है मतलब हमारे साथ ये घटना कारित हो सकती है, जब से आशंका शुरू हो तब से लेकर जब तक ये आशंका खत्म नहीं हो जाती तब तक आपको क्या है, प्राइवेट प्रतीक्षा का अधिकार रहेगा शरीर संबंधित। अब देखिए धारा 41 मैंने बताया था इनका रिपीटेड है बिल्कुल सेम, 38 का रिपीटेड 41, 39 का रिपीटेड 42 और 40 रिपीटेड क्या 43। देखिए इसमें क्या शरीर संबंधित था, इसमें संपत्ति संबंधित, संपत्ति संबंधित प्राइवेट प्रतिरक्षा किसी की मृत्यु कारित करना कर देता। देखिए ये क्या होता है, जो दोनों अधिकार है ये आपके स्वयं के शरीर के लिए या दूसरे के शरीर के लिए भी प्राप्त है। ये भी संपत्ति का अधिकार जो अपनी स्वयं की संपत्ति या किसी अन्य की संपत्ति के लिए भी प्राप्त है। बस समस्या यहाँ पर एक ही चीज की आती है कि साबित आपको ही करना पड़ेगा कि आपने प्राइवेट प्रतिष्ठा में किया हुआ है। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप साबित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाते हैं आप तो फिर आपको सजा हो जाएगी। ठीक है, संपत्ति संबंधित प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार, इसमें क्या क्या बातें की गई देखिए, इसमें लूट, डकैती, गृहतिचार, इन संबंधित मामलों में आपको क्या है, प्राइवेट प्रतीक्षा का अधिकार है। गृहतिचार, रात्रि वेतन या गृहतिचार, चोरी, मतलब इसमें जैसे गृहतिचार है ये चोरी, इन मामलों में क्या है कि यदि मान लो सपोज कर कोई चोर आपके घर में आया और क्या वो चोरी कर रहा है, आप जग गए, आपको यह आशंका है कि अब ये मुझे मार सकता है, तब आप क्या कर सकते हो, उसकी मृत्यु भी कारित कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लूट, डकैती, गृहतिचार और फिर विस्फोटक सामग्री, विस्फोटक सामग्री से यदि कोई किसी का निवास स्थान, किसी का निवास स्थान उड़ाता है या कुछ ऐसा करता है, विस्फोटक सामग्री या किसी पदार्थ के माध्यम से यदि कोई निवास स्थान, चाहे वो झोपड़ी हो, महल हो, मकान हो या कुछ भी, चाहे टीन सेड़ी पड़ी हो, ऐसे किसी आवास को, क्योंकि यहाँ पर क्या ऐसे आवास को अगर वो उड़ा रहा है विस्फोटक सामग्री से तो ये है कि उसमें हो सकता है किसी की मृत्यु भी कारित हो जाए। तो ऐसे मामलों में क्या है कि आपको प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार है, आप उस व्यक्ति को जान से मार सकते हैं। कौन सा हो गया आपको, ये धारा 41 हो गई आपको। ठीक है, अब धारा 42 क्या कहता है, सेम इसका रिपीटेड है किसका, इसमें 39 का, 39 हमारी कहते हैं शरीर संबंधित प्राइवेट प्रतिरक्षा, शरीर संबंधित प्राइवेट प्रतिरक्षा मृत्यु से भिन्न कोई कृत्य करना, मतलब शरीर संबंधित प्राइवेट प्रतिरक्षा में के अधिकार में मृत्यु से भिन्न कुछ करना। तो ये किसमें कहता है, धारा 39। और ये क्या कहता है, 38 की शर्तों के अलावा अगर कोई घटना हो रही है तो आप ये चीज कर सकते हो। सेम इसमें का है 41 की शर्तों के अलावा, 41 की शर्तों के अलावा यदि कोई कृत्य हो रहा है तो आप क्या है, मृत्यु से भिन्न कुछ भी कर सकते हो। मान लो सपोज करो कोई चोर मिला, चोरी कर रहा है, ठीक है, आप क्या है कि फिलहाल तो आप क्या है वो चोरी कर रहा है, आप अपनी चोरी को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब उसके चोट पहुंच जाए तो आप क्या है इसमें अपराधी नहीं माने जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए वो आपके ऊपर हमला कर देता है जानलेवा अचानक, तो आप उसकी मृत्यु भी कारित कर सकते हैं, लेकिन साबित ये आपको करना पड़ेगा, मैं ये आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ये ना करना कि हाँ मतलब मुझे ये अधिकार है तो जो है वो करने लगो। कोशिश करो कि इन चीज़ों का कम से कम यूज हो, जब जरूरत हो, बहुत जरूरत हो तभी इनका यूज हो। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 43 का कहती है, जो धारा हमारी 40 कहती है वही 43 कहती है। 43 क्या कहती है, ये 40 ये कहती है शरीर संबंधित प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार कब शुरू होगा और कब तक रहेगा। और ये कहता है संपत्ति संबंधित प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार कब शुरू होगा, संपत्ति, मतलब तीनों सेम है, सिर्फ इसमें शरीर की जाके आ गया, संपत्ति आ गई। संपत्ति संबंधित प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, ये बात किसमें कही, 43 में। तो वही जब से शंका शुरू होगी तब शुरू होगा, और जब खत्म होगी शंका किसी चीज की घटना की कारित होने की, तब वो चीज खत्म होगी। तो हम लोग अगले अध्याय की बात करते हैं, अध्याय 4 की बात करते हैं। ठीक है, अध्याय 3 हो गया हमारा, अध्याय 4 की बात करते हैं। देखिए अध्याय 3 में हमने क्या क्या धाराएं पढ़ी, उसके बाद हम लोग जिक्र करते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं।
19 में धारा पड़ी थी आपकी 14 पड़ी, ठीक है। ये कौन कौन सी धारा पड़ी हुई है? 14 पड़ी, 15 पड़ी, 16 पड़ी, ठीक है। 16 के बाद 18 पड़ी, 20 पड़ी, ठीक है। 20 के बाद 21 पड़ी, 22 पड़ी, 22 के बाद फिर 31 पड़ी, 31 के बाद फिर हम लोग प्राइवेट प्रतीक्षा में आ गए, यानी 34, 35, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 और 43, ये धाराएं पड़ी। देखिए 14 क्या कहता है? विधि द्वारा आबाद, यानी विधि से बंधे हुए थे, विधि द्वारा आबाद और तथ्य की भूल के आधार पर किया गया कार्य क्या है? अपराध नहीं होगा। 15 ये कहता है कि न्यायाधीश द्वारा किया गया कोई कृत्य अपराध नहीं होगा। 16 ये कहता है न्यायाधीश के आदेश पर कोई किया गया कार्य क्या होगा? अपराध नहीं होगा, ठीक है। 18 मैंने बताया था आपसे क्या है? लाइसेंस वगैरह की बात बताई थी, यानी सावधानी पूर्वक और मतलब विधि द्वारा मतलब विधि पूर्वक एवं सावधानी पूर्वक किया गया कोई कृत्य क्या होगा? अपराध नहीं होगा, ठीक है। 20 का कहता है हमारा 7 साल का बच्चा अपराध नहीं। 21 का कहता है 7 से 12 साल का बच्चा, यदि परिपक्व नहीं है तो अपराध नहीं। 22 का कहता है पागल व्यक्ति द्वारा किया गया कृत्य क्या है? अपराध नहीं। 31 के कहता है कि हमने कहा कि तुम्हारी जमीन हमने हड़प ली है, सरकार ने कहा, ठीक है। अब ऐसे में कोई व्यक्ति मर गया, ये चीज सुनकर किसान की है मेरी जमीन चली गई, यानी मैंने संपत्ति की बात की थी, यानी सॉरी मैंने इसमें एक आदत सद्भावना पूर्वक दी गई सूचना, यानी कि आपको मैं कोई बात बता रहा हूँ, डॉक्टर ने कहा कि यार तुम्हारा जो है आई एम सॉरी तुम्हारा बच्चा हम नहीं बचा पाया, किसी को हम नहीं बचा पाए, तो ये क्या है? सद्भावना पूर्वक सूचना दी गई है, लेकिन उसमें कोई व्यक्ति खत्म हो जाए तो क्या है? धारा 31, उसमें क्या होगा? वो व्यक्ति जिसने सूचना दी है वो अपराधी नहीं होगा। 34 प्राइवेट प्रतीक्षा का अधिकार। 35 हमारा ये कहता है शरीर एवं संपत्ति संबंधित प्राइवेट प्रतीक्षा के अधिकार की बात करता है। 37 किन किन मामलों में प्राइवेट प्रतीक्षा का अधिकार नहीं होगा? 3 मामले मैंने बताया आपको, ठीक, 1, 2 और 3। लोक सेवक के द्वारा कोई कृत्य किया जा रहा, लोक सेवक के आदेश पर कोई कृत्य किया जा रहा, या आपके पास समय है कि आप पुलिस के किसी की सहायता ले सकते हैं, तो आपको क्या है? अधिकार नहीं। जब आप ऐसे चीजों को रिवाइज करेंगे तो आपको क्या है? लॉन्ग टाइम तक चीजें याद रहेंगी, ठीक है। अब 38 की मैं बात करता हूँ। 38 शरीर संबंधित प्राइवेट प्रतीक्षा के अधिकार में किसी की मृत्यु कारित करना, मैंने इसमें पॉइंट बताए थे आपको, कौन कौन? बलात्कार मामले में और वैसे अप्राकृतिक मैथुन के मामले में, ठीक है। घोरपति या मृत्यु कारित होने की संभावना हो, ठीक है। इसके बाद व्यापरण अपहरण के खिलाफ, सदोष परिरोध के खिलाफ, जिसमें क्या है? आपको ये संभावित हो कि आप वहां से छूट के बच के निकल नहीं पाएंगे, हम लोग कोई फेंक दे आपके ऊपर या प्रश्न करे, तो इस मामले में क्या है? आपको प्राइवेट प्रतीक्षा का अधिकार है। ये लड़कियों के बहुत यूजफुल है, अक्सर केसेस आते हैं कोई तेजाब फेंक दिया, कोई कुछ कर रहा है, आप उस मामले में किसी की मृत्यु भी कारित कर सकते हैं, आपको ये अधिकार है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं 39 की। 39 में क्या है? प्राइवेट प्रतीक्षा के अधिकार में मृत्यु से भिन्न कोई कृत्य कार्य करें, ठीक, यानी कि मृत्यु से भिन्न कोई कार्य कारित करें, तो उसकी बात की गई, यानी धारा 38 को पॉइंट को छोड़ के ये 39 में ये बातें कहेंगे। अब धारा 40 की जो बात की जाती है, धारा 40 में क्या रहता है कि शरीर संबंधित प्राइवेट प्रतीक्षा का अधिकार कब से शुरू हो जाता है, कब तक रहता है? तो जहां से संभावना शुरू हो वहां से लेकर जहां संभावना जब तक खत्म नहीं होती तब तक रहता है। 41 संपत्ति संबंधित प्राइवेट प्रतीक्षा का अधिकार, क्या क्या मैंने बताया? लूट, डकैती, गृहचार, ठीक है, या कोई विस्फोटक से हमारा घर उड़ा दे, इन मामलों में क्या है? 41 की बात करते हैं। 42 मृत्यु से भिन्न कुछ करना, किसमें? संपत्ति संबंधित। 43 में किसकी बात की गई है? कब संपत्ति के जो है अधिकार जो है प्राप्त, कब संपत्ति के प्राइवेट प्रतीक्षा का अधिकार प्राप्त होगा, कब तक चलेगा, ये पूरी धारा आपको याद होगी यहाँ से यहाँ तक पूरी। हम लोग आगे की बात करते हैं इसके अगले अध्याय की। ये मैंने इसलिए और पढ़ाना जरूरी समझा कि ये आपके लिए यूजफुल चीजें हैं। हाँ, कोशिश मैंने आपसे ये कहा कि इनका यूज कोशिश करिए कि ना ही किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि साबित करने में आपको बहुत समय लग सकता है, आप वो समझ सकते हैं चीज को, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आगे। आप ये है कि आपको अगर ऐसी संभावना लग रही तो आप छोटी ही क्षति किसी को पहुंचा सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको मतलब कोई बहुत ज्यादा हानि नहीं होगी, इनके अगर आप नहीं भी साबित कर सकते हैं तो। अब हम बात करते हैं अध्याय 4 की। अध्याय 4 में क्या है? दुष्प्रेरण, ठीक है। अध्याय 4 में है दुष्प्रेरण एवं आपराधिक षड्यंत्र। दुष्प्रेरण एवं आपराधिक षड्यंत्र।
कहाँ से स्टार्ट होगा, 45 से लेकर 62 तक, ठीक है, 45 से लेकर 62 तक, क्योंकि 63 धारा जब आपकी शुरू होगी बहुत ही, चलिए हम आगे बात करते हैं। देखिए इसमें कौन कौन सी धारा में पढ़नी, 45 पढ़नी है, धारा 45, धारा 46, धारा 47, 48, 55, धारा 47, 48, 55 और 59। जब ऐसे आप पढ़ेंगे चीजें तो आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। जैसे मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, ऐसे लिख लिख के पढ़ेंगे कि इस अध्याय में क्या है, इस अध्याय में जैसे मान लो मैंने दुष्प्रेरण एवं आपराधिक षड्यंत्र की बात की, आपको क्या है कि इनके बीच की कोई धारा आ जाए, 54 आ जाए, तो आएगी क्या, दुष्प्रेरण या आपराधिक षड्यंत्र से ही तो मामला कोई आएगा रिलेटेड ना। तो ऐसे मामले में क्या है कि जैसे मैं अध्याय इसीलिए बता रहा हूँ कि इनकेस अगर आपको धारा नहीं भी आती है तो आपको क्या पता है कि आपराधिक षड्यंत्र दुष्प्रेरण से संबंधित धारा कितने के बीच में होगी, 45 से 62 के बीच में होगी। मान लो 4 ऑप्शन दिए जाए आपको, 45 दे दिया जाए, 76 दे दिया जाए, 92 दे दिया जाए, 14 दे दिया जाए, तो आपको पता पूर्ण दुष्प्रेरण किसमें परिभाषित है, दुष्प्रेरण की बात किसमें की गई है, तो आप आराम से कर लेंगे किसमें, 45 में। तो धारा 45 क्या है, दुष्प्रेरण को परिभाषित करता है, दुष्प्रेरण, ठीक है, और इसमें दुष्प्रेरक की बात की गई है, यानी दुष्प्रेरण को परिभाषित किया गया। इसमें दुष्प्रेरण मतलब होता है कोई ऐसी बात फैलाना जिससे समाज में भय कारित हो, या मान ली किसी चीज के लिए किसी को उकसाना, ये सब चीजें किसमें आ जाएंगी, आपकी दुष्प्रेरण में आ जाएंगी आपकी, एक प्रकार से किसी को कुल मिला के एक प्रकार से गलत चीजों के लिए उकसाना, ठीक है। और दुष्प्रेरक कौन होगा, कौन उकसाएगा, ठीक है। अब 47 का कहते हैं, भारत के बाहर, भारत के बाहर की किसी बात का, किसी बात या किसी अपराध, भारत की बाहर किसी अपराध का भारत में दुष्प्रेरण, देखिए भारत के बाहर किसी अपराध का भारत में दुष्प्रेरण। अब 47 देखिए, धारा कौन सी, 47, ठीक है। 1947 में पाकिस्तान बना, कब बना, 1947 बना, और हमारे भारत में सबसे ज्यादा दुष्प्रेरण कहीं से होता है तो पाकिस्तान से भारत में होता है, उसकी बातों को लेकर यहाँ पर होता है, और वहां की बातों मतलब यहाँ की बातों को लेकर वहां पर होता है। तो दुष्प्रेरण की धारा कौन सी है, मतलब भारत के बाहर का, मतलब पाकिस्तान के कोई व्यक्ति, पाकिस्तान में कोई घटना हो जाए, मान लो सपोज करो पाकिस्तान में कोई मंदिर तोड़ दी गई, या पाकिस्तान में कोई मस्जिद तोड़ दी गई, या पाकिस्तान में किसी हिंदू के साथ कोई कृत्य किया गया गलत, या पाकिस्तान में किसी मुस्लिम के साथ कोई कृत्य किया गया, उसको लेकर भारत में लोग सांप्रदायिक क्या हो जाए चीजें फैलाने लगे कि देखो तुम्हारे वहां पे उन्होंने ऐसा किया और ये किया वो किया। इस आधार पर क्या देश के क्या है वो जो कुल मिला के एक वो स्थिति है या चीजें हैं उसको बिगाड़ने की कोशिश करे, यानी कि जो शांति देश की उसको बिगाड़ने की कोशिश करे। तो भारत के बाहर किसी अपराध का भारत में दुष्प्रेरण किसमें, 47 में। 48 में क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। 48 में क्या होगा, भारत के अपराध का भारत के बाहर दुष्प्रेरण, बाहर दुष्प्रेरण। तो मैंने बताया 47 में क्या हुआ, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान में कोई अपराध हो रहा है उसका दुष्प्रेरण का हो रहा है, भारत में हो रहा है, भारत में कोई अपराध हो रहा है उसका दुष्प्रेरण का किया जा रहा है, पाकिस्तान में किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 47 48 हो गई आपकी, समझ में आ गया दोनों चीज। भारत के बाहर किसी अपराध का भारत में दुष्प्रेरण, भारत के अपराध का भारत के बाहर दुष्प्रेरण, इनके लिए दंड है दुष्प्रेरण के लिए दंड। अब देखिए दंड हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे, इसका मैं बताता हूँ, क्योंकि इसमें किस बात का दुष्प्रेरण किया जा रहा है उस आधार पर दंड दिया जाता है। यदि कोई ऐसी बात का दुष्प्रेरण किया जा रहा है जिससे बहुत ज्यादा हानि या क्षति नहीं होगी या बहुत ज्यादा माहौल नहीं बिगड़ेगा तो आपको छोटा दंड है, या ऐसी बात के लिए दुष्प्रेरण कर रहे हो जिसमें बहुत ज्यादा माहौल बिगड़ेगा बहुत दिक्कत हो जाएगी तो क्या आपको बड़ा दंड है। यानी कई सारे क्राइटेरिया इसमें दंड के बांटे गए हुए हैं। तो ये हो गया। अब धारा 55 ये कहता है मृत्यु ऑब्लिक आजीवन कारावास के अपराध का
दुष्प्रेरण के अपराध का दुष्प्रेरण का दंड किसमें? धारा 55 में आपका, ठीक है। मृत्यु आजीवन कारावास के अपराध के दुष्प्रेरण के लिए दंड किसमें? धारा 55 में। धारा 59 की हम बात करते हैं। देखिए ये लोक सेवक के लिए बात किया गया है। जैसे मान लो सपोज करो लोक सेवक किसी चीज के निवारण के लिए बना हुआ है। जैसे जब हम किसी चीज को बनाता है कि आप तात्कालिक मुद्दों से जोड़ के पढ़ते हैं, या समाज में घटित किसी घटना से जोड़ के पढ़ते हैं, या उससे अपने आप रिलेटेड चीजों जोड़ के पढ़ते हैं, तो आपको चीजें लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं। जैसे अभी आप लोग एक बलरामपुर का मामला पढ़ रहे हैं, छंगुर बाबा का। किसका? छंगुर बाबा का। तो ये क्या धर्मांतरण का रैकेट चलाते थे, धर्मांतरण करते थे। और इनके समय में जो थानाध्यक्ष थे या मतलब जो पुलिस अधिकारी थे उसमें, उन्होंने भी इनका खूब सहयोग किया। किन्होंने? जो थानाध्यक्ष थे। और आपको पता होगा कि इनकी बहुत सारी जो है संपत्ति लखनऊ में कहीं 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 पाई गई है, इनकी भी, थानाध्यक्ष की, करोड़ों की, ठीक है। तो क्या है, ये जो थानाध्यक्ष किस चीज के लिए नियुक्त किए हैं? लोक सेवक है। ये क्या है? लोक सेवक है। ये किस चीज के लिए नियुक्त किए गए हैं? ये नियुक्त किए गए हैं कि ऐसे अगर कहीं समाज में कोई कृत्य हो रहा है, जैसे धर्मांतरण संबंधित कोई कृत्य हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए ये नियुक्त किए गए हैं। और ये क्या कर रहे हैं? इसके कृत्य को इग्नोर कर रहे हैं या इसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्या है, ये क्या हो जाएंगे? अपराधी हो जाएंगे। तो यही धारा ये कहती है 59, जिस कृत्य के निवारण के लिए अगर किसी व्यक्ति, किसी लोक सेवक को नियुक्त किया गया, उसका कृत्य का निवारण न करके उसे एक प्रकार से इग्नोर करना या उसे एक प्रकार से मतलब वो करना, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? अपराध कहलाएगा, ठीक है। ऐसा समझते हैं। किसी ऐसे कृत्य की परिकल्पना को लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना, जिसके निवारण के लिए उनकी नियुक्ति हुई है, या उनका कर्तव्य है, ठीक है, या उनका मतलब एक प्रकार से उसकी ड्यूटी है। तो किसी ऐसे कृत्य की परिकल्पना को लोक सेवक द्वारा छिपाया जाए। जैसे मान छंगुर बाबा का मामला था, लोक सेवक को पता था, उसे उजागर करना चाहिए, उन्हें पकड़ना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया? उस चीज को छिपाया, तो उन्होंने क्या किया? अपराध किया, ठीक है। इसके निवारण के लिए उनको नियुक्त किया गया, उनको इन्हीं चीजों के निवारण के लिए नियुक्त किया गया है। समझ में आ गया आपको? धारा 59। अब धारा हम लोग बात कर लेते हैं 61 की। धारा 61 की बात करते हैं। धारा 61 में बताया गया आपराधिक षड्यंत्र। आपराधिक षड्यंत्र। देखिए आपराधिक षड्यंत्र हम इसी केसेस को समझ सकते हैं, जैसे क्या है, छंगुर वाले मामले से समझ सकते हैं। आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है? दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा, कितने? दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा, दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा, देखिए यहाँ पे दो या अधिक व्यक्ति होंगे, कोई भी रैकेट चलता है, धर्मांतरण का रैकेट हो या सेक्स रैकेट हो या कोई भी रैकेट हो, या जुआ का अपराध होता है या कोई अन्य अपराध होता है जो इसमें सामूहिक लोग होते हैं। जैसे कोई मान लो 4-6 लोगों ने मिलकर किसी की मृत्यु को प्लान किया। जैसे एक तुमने वो महिला वाला बात सुना, वो कौन सी थी तुम्हारी, क्या कहते हैं, यहाँ की, मध्य प्रदेश की, जिन्होंने हनीमून में जाकर अपने पति को मार दिया, वो बात है, ठीक है, जिसमें राज करके जो लड़का होता है जिसकी मृत्यु की जाती है, तो उसकी बात करते हैं हम लोग। दो या अधिक व्यक्ति द्वारा कोई अवैध कार्य या वैध कार्य अवैध साधनों से किया जाता है, ठीक, किया जाता है। तो
सामान्य उद्देश्य, यदि यहाँ सामान्य उद्देश्य तो सभी व्यक्ति उस समान उद्देश्य के लिए क्या होंगे, उद्देश्य के दोषी होंगे। ठीक है, और ये अपराधी षड्यंत्र कहेंगे। ठीक है, अब इस चीज को समझिए। देखिए, जैसे इसी चीज को समझेंगे, यदि अपराधी षड्यंत्र में क्या, दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई अवैध कृत्य, ठीक है, चाहे वो अवैध कृत्य वैध साधनों से किया जाए या अवैध कृत्य अवैध साधनों से किया जाए, या कोई वैध कृत्य है अवैध साधनों से किया जा रहा है। ठीक है, और सबका सामान्य उद्देश्य है कि उनको ये कृत्य करना है, तो ऐसा कृत्य क्या कहलाएगा, आपराधिक षड्यंत्र कहलाएगा। और सभी व्यक्ति उस कृत्य के दोषी माने जाएंगे, ऐसे माने जाएंगे जैसे उसी व्यक्ति ने कृत्य किया हो। 5 लोग यदि किसी मर्डर में शामिल हैं तो किसी कम ज्यादा रोल भी होगा, तब भी ये माना जाएगा कि सब 5 ने मिलकर ही, मतलब सब, जैसे एक व्यक्ति मृत्यु का दोषी मर्डर का दोषी, वैसे 5 मर्डर के दोषी हैं, ये माना जाएगा। तो अपराधिक षड्यंत्र को आप छंगुर वाले बाबा वाले केस से समझने की कोशिश करते हैं। दो या अधिक व्यक्ति को उनका रॉकेट, उनका वो होगा, उनकी टीम होगी। ठीक है, कोई अवैध कार्य से धर्मांतरण क्या है, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म अपना परिवर्तन करता है, धर्मांतरण वो भी कोई स्वेच्छा व्यक्ति अपने धर्म परिवर्तन करता है, तो वो क्या अवैध है। लेकिन यहाँ पर ये क्या था कि वो जिस माध्यम से करा रहे थे, यानी किसी को पैसे का लालच देकर, किसी को झूठा फंसाकर, ये क्या है, अवैध है। कार्य क्या है, वैध है, लेकिन कैसे, अवैध साधनों से कर रहे हैं। अगर हम कोई अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा हम कर सकते हैं, मतलब कि धर्मांतरण अवैध नहीं है, लेकिन क्या है, धर्मांतरण वैध है, लेकिन जो करने का तरीका है वो क्या था, अवैध था। ठीक है, तो सभी व्यक्ति क्या होंगे, दोषी होंगे। जितने भी पूरी टीम होगी सभी क्या होंगे, उस अपराध के दोषी होंगे। इसे क्या कहते हैं, आपराधिक षड्यंत्र कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में यही करते हैं। और भाई